बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हम लोग बनाया करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को देखा। उस एग्जाम्पल में डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का हिस्सा बनने वाली हैं। आज हम लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाना सीखेंगे कि इन ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में जाके रिकॉर्ड कैसे करना है। अब जरूरी नहीं कि तमाम बिजनेस के लिए 6 की 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बन रही हो, ये जरूरी नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर सपोज उसकी सेल्स रिटर्न नहीं है तो आप सेल्स रिटर्न डे बुक नहीं बनाएंगे। उसकी परचेज रिटर्न नहीं है, आपको परचेज रिटर्न डे बुक बनाने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांजैक्शन हो रही होंगी, जिन बुक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, आपने वो बुक्स ओपन करते जाने हैं और उनमें जाके रिकॉर्डिंग करते जाने हैं, कुछ इस तरह से। अब ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है हमारे पास और हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इन क्वेश्चंस में हैं, इजीली आप लोगों को समझ आ जाने हैं। और वैसे हर एक बुक को अलग अलग से जाके भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको बनाना सीख लें। जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे ना, तब आपको चीजें बहुत इजी सी लग रही होंगी। अब देखें, सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है कि स्टार्टेड द बिजनेस विद ₹15 मिलियन इन द बैंक। तो बताएं इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए? कैश बुक। कैश बुक। अब देखो, हम लोग जर्नल एंट्रीज की नहीं बात कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ना मुझे ये नहीं बताना कि यहाँ पर एक कैपिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, दूसरा बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा। आपने मुझे ये नहीं कहना, वो तो जर्नल एंट्रीज थी। क्लियर? अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, किसी एक बुक को सिलेक्ट करना है कि ये ट्रांजैक्शन इस बुक में चली जाएगी। तो जब उसने कहा स्टार्टेड द बिजनेस विद ₹15 मिलियन इन द बैंक, तो कहां पे जानी चाहिए? ये कैश बुक में जानी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर ना कैश बुक हमारे पास दो तरह की होती है, बल्कि तीन तरह की होती है। सिंगल कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम, टू कॉलम एंड थ्री कॉलम कैश बुक। ये डिपेंड करता है बिजनेस की सिचुएशन के ऊपर। हर बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है कि अगर आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं ही बैंकिंग चैनल के थ्रू, कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता, जैसे कि आप आई कैप को फी पे करते हो, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम मेंबर्स उनके बैंक अकाउंट्स में जाके डिपॉजिट करते हैं। इन केस उसे रिफंड करना पड़ जाए, वो बैंक अकाउंट में रिफंड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आई कैप हाउस जाओ और वहां पर बाय हैंड उनको पैसे दो, ये लो भाई मेरी रजिस्ट्रेशन फी। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा कर आए, हमें उसकी आके रिसिप्ट शो करें कि आपने डिपॉजिट करवा दी है। ऐसा है ना? तो क्या उधर कैश अकाउंट बनाना चाहिए उन्हें? उन्हें सिर्फ बैंक अकाउंट को मेंटेन करना चाहिए। उनके पास कैश इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे वो लोग, तो उन्हें कैश रखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ हमारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कैश सेल्स भी कर रहे होते हैं, हम लोग बैंक के जरिए भी ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे होते हैं, उसमें कैश इन हैंड भी इन्वॉल्व हो जाता है और बैंक की ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो हमें टू कॉलम बनानी चाहिए। फिर कैश बुक टू कॉलम बनेगी। एक कॉलम कैश इन हैंड को डिनोट करेगा और दूसरा कॉलम बैंक की ट्रांजैक्शंस को डिनोट करेगा, कैश एट बैंक। ये बात क्लियर? अच्छा, थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस। अच्छा, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट्स नहीं देते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर डिस्काउंट्स नहीं होते, ना तो वो अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं, ना अपने सप्लायर से डिस्काउंट लेते हैं। डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको टू कॉलम ही कैश बुक बनानी चाहिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस की नेचर कुछ ऐसी है कि आपको अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने पड़ते हैं और आपके सप्लायर्स भी आपको डिस्काउंट देते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप थ्री कॉलम बनाएं कैश बुक। तो ये चीज डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। अब इस चीज के लिए हम लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चन को एक नजर देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो रही हैं। जैसे फर्स्ट में मुझे ये तो पता चल गया कि बैंक का कॉलम आएगा, लेकिन साथ में देखिए क्या कहीं पे कोई कैश वगैरह इन्वॉल्व, देखो कैश सेल्स, कैश इन्वॉल्व हो गया, राइट। इसी तरह से
नेक्स्ट अगर ये पेड रेंट बाय चेक, रेट्स बाय चेक, उसके बाद विदड्रॉल कैश फॉर दिस, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मुझे टू कॉलम कैश बुक बना लेनी चाहिए। अगर डिस्काउंट्स की ट्रांजैक्शन काफी सारी हो, 3 4 5 ट्रांजैक्शन हो, फिर तो थ्री कॉलम कैश बुक बनाओ। लेकिन अगर कोई एक और ट्रांजैक्शन डिस्काउंट की आ जाती है ना, तो उस एक ट्रांजैक्शन की खातिर आपको थ्री कॉलम कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं। वो एक डिस्काउंट हम लोग जर्नल जर्नल में लिख लेंगे, राइट। तो मैं अपने पास जो कैश बुक बनाने जा रहा हूं वो टू कॉलम कैश बुक है। अब ये कैश बुक आप लोगों ने कैसे बनानी है, आप लोगों ने ना एक टी अकाउंट सा बनाना है। जिस तरह टी लिखते हैं ना, आपने बिल्कुल वैसे ही यहां पर मैंने इस टी की बात की थी, कहीं आप ये तो नहीं समझे थे कि टी बना के दें। अच्छा, अब देखें, ये सिंगल कॉलम है, ओके। अगर सिंगल कॉलम हो तो ये मैंने कहा कि मैं इसे टू कॉलम बनाऊंगा, कैश एंड बैंक। तो आप ना ये जो टी अकाउंट, इसे कहा जाता है टी अकाउंट। ये जो टी बनाई जाती है ना, इसे कहा जाता है टी अकाउंट, या इसका दूसरा नेम होता है लेजर। टी अकाउंट या लेजर, ये हम लोग चैप्टर 3 में भी जाके देख लेंगे। अभी के लिए मैं अकाउंट नहीं बना रहा, मैं बुक बनाने जा रहा हूं। तो मैं इसका नाम, सबसे पहले ना आपने इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने जाएं उसका नाम बताना होता है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, ये कैश बुक। तो आप लोगों ने यहाँ पर कैश बुक लिख देना है, ये कैश अकाउंट नहीं है। कैश अकाउंट और कैश बुक में फर्क होता है, अकाउंट आपको बाद में समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप लोगों ने बुक्स को समझना है। ये कैश बुक बनाने लगे, कैश बुक टू कॉलम बनाने लगे। अब उसमें देखें, ये जो टी अकाउंट बनाए जाते हैं ना, इस टी अकाउंट की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये सारी की सारी डेबिट साइड कहलाती है। टी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड ये कौन सी साइड कहलाती है, डेबिट साइड। और टी अकाउंट की राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। ये अकाउंट की डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है। और यहां पर है हमारे पास बुक। तो बुक के लिए जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो कहलाती है रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड। और जो इसकी क्रेडिट साइड मेरे पास मौजूद है, इसे कहा जाता है पेमेंट। हम लोगों ने ना रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों को मर्ज करके रख दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कैश रिसीट बुक अलग कर दो, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर दो और इसकी राइट हैंड साइड को अलग कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि और एक आपके पास कैश रिसीट बुक, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको कहा जाएगा कैश रिसीट बुक, और जो इसकी राइट हैंड साइड है उसे कहा जाता है कैश पेमेंट बुक, और दोनों को इकट्ठा कहा जाता है कैश। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई। अब अगर टू कॉलम आप लोगों ने बनानी है, तो आप लोग यहां पर टू कॉलम ड्रॉ करेंगे। ये देखें, ये टू कॉलम ड्रॉ कर दिए। उसमें से ये फर्स्ट कॉलम आप लोगों ने रखना है कैश के लिए, और सेकंड कॉलम आपके पास आ जाना है। अब देखें, रिसीट साइड के लिए आपने ये दोनों काम कर लिए, ये टू कॉलम कैश बुक बन गई। सेम आप लोगों ने पेमेंट साइड पे करना है, कि वहां पर भी आप लोगों ने ये टू कॉलम्स ही ड्रॉ करनी है।
यहाँ पर कैश आ जाएगा, सबसे पहले कैश लिखा करें और फिर बैंक। अच्छा, इससे पहले वाली ये जो स्पेस है, यहाँ पर दो चीजें लिखी जाती हैं। एक हमारे पास होते हैं डेट कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई, और दूसरा हमारे पास होते हैं डिस्क्रिप्शन। सेम विद राइट हैंड साइड, डेट एंड डिस्क्रिप्शन। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, आप देखें फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या थी? स्टार्टेड द बिजनेस विद ₹15 million इन द बैंक। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री वैसे हमारे पास क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही है ना? मुझे अब बताओ, ये कैश आप लोगों ने रिसीव किया या पे किया? रिसीव किया, तो फिर रिसिप्ट साइड पे जाएंगे। और ये कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुई? 1 नवंबर 2000 लिखा हुआ है कोई? 22 कर लें, ये लें। अच्छा, अब सुने, अब यहां पर आएंगे, बैंक के कॉलम को जाकर डेबिट कर देना। अब बैंक में पैसा आया है ना, तो बैंक के कॉलम में जाके लिखना एंड ऑल अमाउंट्स इन ₹1000। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 15,000। ऑलराइट, बाकी 3 जीरो मैंने कॉमन ले ली है, और जितनी भी ट्रांजैक्शन लिखूंगा उनमें मैंने 3 जीरोस को कॉमन ले लिया है। वो अब 3 जीरो मैं बार बार नहीं लिखता रहूंगा, तो वो अंडरस्टूड होगा। मैं कोई भी अमाउंट लिखता हूं तो उसके एंड पे 3 जीरो आएंगे, इसलिए स्टार्ट में बता दिया जाता है कि ऑल अमाउंट्स इन ₹1000, या मिलियंस भी कर सकते थे, तो यहाँ पे सिर्फ 15 लिख देते। क्लियर? वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शंस की जो अमाउंट्स होती है उसके ऊपर, कि हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ कैसे कर दिया। और यहाँ पर अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। देखिए भाई, यहाँ पे बैंक के कॉलम में लिख दिया ना, तो ये बात अंडरस्टूड हो गई कि बैंक में पैसे आ गए। क्यों आए? कैपिटल की वजह से। डिस्क्रिप्शन में आपने रीजन लिखनी होती है। अब इस ट्रांजेक्शन को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था, बैंक में पैसे आए थे 15,000। ऑलराइट, यहाँ पे तो 15,000 लिखा है ना, जब एक मतलब कह दिया कि राउंड ऑफ है। ये बात समझ आ गई? बस इतनी सी ट्रांजेक्शन करनी, उसके बाद चले जाना है सेकंड ट्रांजेक्शन पे। सेकंड ट्रांजेक्शन देखें, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जमाल फैसल। ऑन क्रेडिट है तो कौन सी बुक्स? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज डे बुक। तो अब जाके परचेज डे बुक बनाएंगे, और परचेज डे बुक कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसके लिए कुछ स्पेस आपने छोड़ देनी है, क्योंकि बाकी ट्रांजेक्शन इसमें आएंगी अभी। तो हम लोग जाके परचेज डे बुक बनाएंगे। अच्छा, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, इन चारों का फॉर्मेट सेम है। कैश बुक का ये फॉर्मेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, लेकिन बाकी ये जो 4 बुक्स मैंने आपसे कही है ना, इन चारों का फॉर्मेट एक जैसा है, और इनका फॉर्मेट में सिर्फ नाम का फर्क है कि जो डे बुक बना रहे हो वो नाम उधर आके आप लोग लेबल करते हैं, बाकी बिल्कुल सेम सेम। कि इसके अंदर ना आपने सबसे पहले लिख लेना है इसका नाम। कौन सी डे बुक बनाने जा रहे हैं? परचेज डे बुक। ये नेम लिखने के बाद आप लोगों ने सबसे पहला कॉलम बनाना होता है डेट का, उसके बाद आते रहते हैं नेम। अब किसके नेम? जिससे परचेजिज कर रही हैं उसको क्या कहा जाता है? सप्लायर्स नेम।
तो यहाँ पर बेसिकली सप्लायर्स नेम लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूं, तो समझ लीजिएगा अगर परचेज डे बुक है तो सप्लायर्स नेम, और अगर सेल्स डे बुक है तो कस्टमर्स नेम। ओके, सेल्स रिटर्न डे बुक है तो कस्टमर्स नेम, परचेज डे बुक है तो परचेज रिटर्न डे बुक है तो सप्लायर्स नेम, राइट नेम। अच्छा, इसके बाद आ जाती है इनवॉइस नंबर। अगर हमने परचेजेस की हैं तो हम लोगों ने इनवॉइस भी तो रिसीव की होगी ना, परचेज इनवॉइस। उस इनवॉइस के ऊपर ना एक सीरियल नंबर होता है, आपने वो नंबर यहां पे लिख देना है, इनवॉइस का रेफरेंस मिल जाएगा, और एंड पे आप लोगों ने लिखनी होती है अमाउंट। क्लियर? अच्छा, अब देखें ट्रांजैक्शन कब हुई, 3 नवंबर को। तो यहां पर आप लोगों ने डेट की जगह पे ये नवंबर को हमने कॉमन ले लिया, और उसके बाद ये 3, मतलब कंप्लीट डेट लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर मंथ एंड ईयर कॉमन हो तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर ईयर कॉमन है लेकिन मंथ डिफरेंट है, सिर्फ ईयर को कॉमन ले लो। ऑल राइट। अच्छा, अब नेम के पास चलते हैं भाई, किस किस से हम लोगों ने परचेजेस की। देखिए, फर्स्ट पर्सन इज जमाल। जमाल से कितने की परचेजेस की, 290,000। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जमाल। हमारे पास इनवाइस नहीं होती तो आपने इनवाइस का कॉलम जरूर बनाना है, यहाँ पे आके डैश लिख देना। ओके, क्योंकि हमारे पास ये इनवाइस का नंबर वगैरह नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो होता है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये जाके लिखोगे, लेकिन जहां पर क्वेश्चन करते हुए आपने डैश लगा देना है यहाँ पर कि हमारे पास ऐसा कोई इनवाइस नहीं है। और इसकी अमाउंट कितनी हमारे पास, ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 थी, तो 290 लिखोगे यहाँ पर। फिर द सेकंड वन इज फैसल। फैसल को कितने की, फैसल 1200। नेक्स्ट तलाल 610। जी, एंड नेक्स्ट वन इज राशिद, एंड राशिद के लिए 530। अच्छा, ये ट्रेड डिस्काउंट बेटा हमेशा जो हमारे पास लिस्ट प्राइस होती है ना उसमें से लेस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट जो हमारे पास लिस्ट प्राइस होती है ना उसमें से लेस हो जाता है, इसकी कहीं और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती रहती। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मेरी परचेजेज ही 530,000 की है, ऑल राइट, किससे की है, राशिद, फाइव थर्टी। और ये 3 नवंबर की ट्रांजैक्शन भी आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, बस इतना सा काम था। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर आप लोग चाहें तो पर डे अपनी परचेजेस का टोटल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। बताएं इन सब का टोटल कितना हो गया है, 2630। अब नेक्स्ट चलें, कहते कैश सेल्स ₹610,000। क्या सेल्स डे बुक बनाऊं, नहीं, कहाँ जाएंगी, और वो पहले से बनी हुई है। ये नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए फिर से दोबारा से कैश बुक बनाओ, ऐसा नहीं है। एक बुक पहले से मेंटेन है पड़ी, उसमें जाके रिकॉर्डिंग करनी है। और जाएंगे 5th को, कैश रिसीव किया या पे किया, रिसीव। तो कौन सी साइड पे चले, रिसीव साइड पे। यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे 5th नवंबर जी, और किस वजह से, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, कितनी अमाउंट, बैंक में या कैश में, कैश में, कितने की
तो यहाँ पे ये देखें 610। क्लियर? और बस इतनी सी इसकी रिकॉर्डिंग है और मूव कर जाना 6 नवंबर को। क्लियर? अब 6 नवंबर को क्या हुआ? पे रेंट बाय चेक ₹175। कौन सी बुक में जाना चाहिए? कैश बुक। कैश बुक की कौन सी साइड पे जाना? पेमेंट साइड, जहां पे डेबिट क्रेडिट साइड नहीं बोलनी। अकाउंट के लिए डेबिट क्रेडिट साइड बोली जाती है, जहां पर आप लोगों ने रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड बोलनी है कैश बुक के लिए। अच्छा, पेमेंट साइड पर जाएंगे। अच्छा, किस तरह से पे किया? चेक के थ्रू। तो पेमेंट साइड पर जाकर कौन सी डेट? 6। ये 6 नवंबर, नवंबर कॉमन है सबके साथ। अच्छा, किस वजह से? रेंट। तो आपने जहां डिस्क्रिप्शन में लिखना है रेंट एक्सपेंस, और फिर बैंक के कॉलम में चेक के थ्रू पे कर रहे हैं तो बैंक के कॉलम में जाकर अमाउंट, ये इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो गई। क्लियर? कितना इजी है ना? और यही सारे काम आप लोगों ने करने होते हैं जब आप जूनियर होते हैं, तब आप लोगों ने ये काम करने होते हैं। जब सीनियर हो जाते हैं तब आपको ये काम मिलते रहते हैं, आपने बाद के काम सीखने हैं। और मैंने आप लोगों को जूनियर से CFO लेवल तक बताना है कि आपने क्या कुछ करना है। ओके? अच्छा, नेक्स्ट देखिए 7 नवंबर को पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक ₹130। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि बिजनेस रेट्स को अपना एक्सपेंस कंसीडर करना, और यहाँ पर इससे मुराद बिजनेस के टैक्स होता रहता है। ओके? अच्छा जी, यहाँ पे चलें। कौन सी डेट है? 7। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिजनेस रेट्स एक्सपेंस चेक के जरिए पे किए। कितनी? 130। ये 130 आ गया। डन? बना लेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। गुड, शाबाश। ये देखिए अब 7 की ट्रांजेक्शन हो गई। कहते हैं विथड्रॉ कैश ₹290 फॉर पर्सनल यूज। अब बिजनेस के यूज के लिए नहीं है। अगर बिजनेस के लिए के यूज के लिए होता तो एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन बनती थी। पर्सनल यूज के लिए है तो जर्नल एंट्री क्या बनती रहती है? ड्राइंग्स। शाबाश। ड्राइंग्स टू। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना ड्राइंग्स टू, आगे वो कह रहे कैश, तो ड्राइंग्स टू कैश, तो 2 से पहले वाला डेबिट होता है और 2 के बाद वाला क्रेडिट होता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप लोग ये कहते फिरे कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ये उस वक्त की बात है जब आप अकाउंटिंग सीख रहे थे। अब आपको पता है तो अब आप यूं नहीं कहेंगे डेबिट क्रेडिट, अब आप कहेंगे ड्राइंग्स टू कैश। ओके? तो पता चल जाता है कि आप डेबिट पहले बोलेंगे हमेशा। डेबिट बोलने के बाद जो भी डेबिट अकाउंट हो रहा हो टू TO, उसके बाद जो क्रेडिट अकाउंट हो रहा हो उसका नाम ले लो। क्लियर? तो ये एक जर्नल एंट्री को बोलने का तरीका होता है कि आपने जर्नल एंट्री को बोलना इस तरह से है जी। अब चलेंगे हम लोग, कौन सी डेट को हुई थी ये ट्रांजैक्शन? 17। तो हम लोग चले गए 17 और यहां पर कैश विड्रॉ किया। कितनी अमाउंट? 290। तो देखिए कैश के कॉलम में आपने 290 लिख देना है, या 290 आपके पास आ गया। क्यों? ड्राइंग्स, तो यहां पर ड्राइंग्स आ जाए। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ये 17 की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो गई। अब 18 के पास चले। वी रिटर्न गुड्स टू जमाल एंड, तो जमाल एंड राशि से जो हम रिटर्न कर रहे हैं, वी रिटर्न गुड्स, तो हम क्या सेल्स रिटर्न करेंगे? हम परचेज रिटर्न करेंगे। अब हमने ये देखना है कि ये जिनको हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, इनसे हम लोगों ने परचेज की कैसे थी? क्रेडिट पर, तो रिटर्न भी क्रेडिट पर है। और अगर रिटर्न क्रेडिट पर है
तो कौन सी बुक्स में जाएगा? परचेज रिटर्न डेट बुक। क्या मैंने बनाई हुई है इससे पहले? तो बनाओ। ओके, मतलब अगर कोई बुक पहले से मौजूद है उसमें जाके एडजस्टमेंट करो, लेकिन कोई न्यू बुक इंट्रोड्यूस होती है तो जाके दोबारा बनानी पड़ती है। तो अब हम लोग चले, देखिए फॉर्मेट बिल्कुल परचेज डे बुक वाला, लेकिन आपने इसके नीचे जगह छोड़ देनी है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से एक मतलब आप दोबारा भी परचेजेस कर रही हैं, तो वो यहां पर आ जाएंगी। और इसके बाद आप लोगों ने जाके लिख लेना है अपने पास परचेजेस। परचेज रिटर्न का दूसरा नेम क्या था? आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक का दूसरा नेम क्या था? रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। शाबाश, गुड। अब इसको फॉर्मेट बिल्कुल परचेज डे बुक जैसा, क्या? डेट, डिस्क्रिप्शन, नहीं, नेम, नेम किसका? सप्लायर्स का, जिनको हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। साथ में हमारे पास अब यहाँ पर इनवॉइस तो नहीं होती, यहाँ पर बेसिकली होता रहता है क्रेडिट नोट। ओके, यहाँ पे क्रेडिट नोट हम लोग रिसीव करेंगे तो उसके नंबर आ जाते हैं, उसे भी एक किस्म की इनवॉइस ही कहा जाता है। और अमाउंट, अच्छा, अब ये ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हुई? 18, 18, यहाँ पे नवंबर को कॉमन ले लें। 18 किस किस को हम लोगों ने रिटर्न की? जमाल को कितने की? 18 की, और राशिद को 27 की। जमाल, राशिद, जमाल को 18 एंड राशिद को, और टोटल हमारी परचेज रिटर्न कितने की हो गई हैं? और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई हमारे पास, इनवॉइसेस हमारे पास मौजूद नहीं। नेक्स्ट 19 नवंबर, हाँ, पर डे के बाद टोटल कर लिया करें। वैसे ये चीज डिपेंड कर रही होती है बिजनेस के ऊपर। कुछ ऐसे होते रहते हैं जिनकी एक दिन में अच्छी खासी सेल्स हो जाती है पर डे के हिसाब से, या परचेजेस हो जाती हैं तो वो पर डे टोटल फाइंड कर देते हैं। अच्छा, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते रहते हैं जो अपनी इन डे बुक्स का जो टोटल है ना वो मंथली बेसिस पे भी जाके करते रहते हैं, कि वो पूरे, अब मेरे पास तो थी ही पूरे मंथ की ट्रांजेक्शन, तो इसलिए मैं पर डे टोटल के ऊपर चला गया। पूरे साल की ट्रांजेक्शन होती मैं पर मंथ टोटल के ऊपर चला जाता। ओके, यहाँ अच्छा, यहाँ पर ये तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है ये चीजें, लेकिन जहां पर डे टोटल हम लोग किया करेंगे। जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम लोग पर डे का टोटल किया करेंगे। नेक्स्ट देखिए 19, क्या होगा 19 को? परचेजेस हो गई, देखो इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ी थी। अच्छा, परचेजेस हुई हमारे पास क्रेडिट पर, तो कहाँ जाएंगी? न्यू परचेज डे बुक बनाओ। नहीं, पहले से बनी हुई है, उसको जाके अपडेट कर लेना है। कौन सी डेट? 19, किस किस से? अच्छा, अब देखें यहाँ पर परचेज डे बुक में गए, यहाँ पर आ जाएगा 19। अब इनके नेम कौन था? राशिद, तलाल, फहद। अच्छा देखिए, राशिद से हम लोगों ने पहले भी परचेजेस की हुई थी, इसी तरह अगर देखें तलाल से भी पहले परचेजेस हम लोगों ने की हुई थी। तो इसका ये मतलब नहीं है जिसे एक मरतबा हम लोगों ने परचेजेस कर लिया दोबारा नहीं कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है। अच्छा, ये मतलब नहीं है जिससे पहले मरतबा परचेजेस किए दोबारा भी उसी से ही करें, नहीं, न्यू पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है।
जैसे कि फाहद हो गए हैं। क्लियर? तो आप लोगों ने ऐसी बातें नहीं सोचनी, जो भी सप्लायर्स ने वो आपको बताया आपने वो लिख देनी है। अब यहाँ पर अमाउंट की बात करें, 110, 320, 165। $595। हो गई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट देखें, ये सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कहाँ जाएंगे? सेल्स डे। क्या है आपके पास? जाओ बनाओ फिर सेल्स डे बुक। क्या परचेज रिटर्न मेरा निकाल के दोबारा हो रही थी? नहीं हो रही थी ना, बस ठीक है फिर सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में डेट। अब यहाँ पर जो नेम होंगे वो आपके कस्टमर्स के नेम होंगे। कस्टमर्स नेम, इनवॉइस, अमाउंट। जी 19 को ट्रांजैक्शन हुई। तासीर, जवाद, तोसीर। नवंबर कॉमन है इसमें 19 को। तासीर, जवाद एंड तोसीर। नो इनवाइस and the amounts are 885, 885, 884, 848, and 1640। क्या? जी, क्या इस ट्रांजैक्शन की समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20th, goods were returned to us। तो सेल्स रिटर्न, तो अच्छी गुड सेल करनी थी ना। सेल्स रिटर्न डे बुक, आप लोग जाके सेल्स रिटर्न। अब देखिए क्या दोबारा से सेल्स हुई थी? नहीं, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इतनी बहुत कर ली आप लोगों ने। अब चलते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न का दूसरा नेम क्या है? रिटर्न इनवर्स। और सेल्स रिटर्न डे बुक का दूसरा नेम क्या है? रिटर्न इनवर्स जर्नल या सेल्स रिटर्न जर्नल। डेट। अब यहाँ पर नेम किसके आएंगे? आपके कस्टमर्स के नेम, जिन जो आपको सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। इनवॉइस एंड अमाउंट। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास एक ही बात है, उसको इनवॉइस कह देंगे। बेसिकली यहाँ पे क्रेडिट नोट जो इशू किया जाता है उसका नंबर आता रहता है। अच्छा, 20th को हुई ये ट्रांजैक्शन। किसने रिटर्न की? जवाद एंड जी 6।
जी। अब ये ट्रांजेक्शन क्लियर सब बच्चों को? अच्छा आप बताएं, bought delivery vehicles on credit from Frankie Motors rupees this, कहाँ जाना चाहिए? जर्नल, जर्नल में, और मोस्टली जर्नल जर्नल सबसे लास्ट में बनाया जाता है। ओके, अब ये आप लास्ट में पहुंच गए, सेल्स रिटर्न आपके पास और कोई नहीं है, तो यहाँ पर आप जाएंगे और जर्नल जर्नल की रिकॉर्डिंग कर देंगे। अच्छा, ये कौन सी ट्रांजेक्शन कब हुई? 21st को। अच्छा, ये जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा जर्नल एंट्रीज का था। जिस तरह से आप लोग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, वही फॉर्मेट जर्नल जर्नल का है। क्या सबसे पहले यहाँ पे आता रहता है डेट, पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन, कुछ भी लिख लिया करें। डेबिट को इन शॉर्ट लिखेंगे एंड क्रेडिट सीएम। ओके, अमाउंट ₹1000। अब आप लोगों ने यहाँ पे आके जस्ट उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो फिक्स एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपके पास? व्हीकल्स अकाउंट टू अकाउंट पेएबल, हम लोग इसे लिखेंगे कौन सी डेट? 21st। व्हीकल्स अकाउंट टू अकाउंट पेएबल। अब पेएबल टू, जिससे आपने ये फिक्स एसेट परचेज किया, उसका नाम, किससे परचेज किया? ट्रंकी मोटर्स। तो यहाँ पर अकाउंट पेएबल टू ट्रंकी मोटर्स। और अगर इन केस आपको ये नाम ना दिया जाए कि किससे परचेज किया, तब आप लोग लिखेंगे अकाउंट पेएबल फॉर व्हीकल्स। ओके, फिर आपने फिक्स एसेट का नाम लिख देना है कि किसके लिए ये अकाउंट पेएबल बना, तो हम लोग लिख देंगे अकाउंट पेएबल फॉर व्हीकल। अदरवाइज जैसे ही वो नेम आते हैं ना, ट्रंकी मोटर, अब ट्रंकी मोटर वालों से मैंने कोई बिल्डिंग तो नहीं ली होगी, तो नाम से पता चल जाता है कि भाई हमने इन सब व्हीकल्स परचेज की। अगर ये नाम ना हो, सिर्फ अकाउंट पेबल, तो पता नहीं चलेगा कि ये अकाउंट पेबल हमारे कौन से नॉन करंट एसेट्स की वजह से है, तो हम लोग कह देते हैं फॉर वही। ऑल राइट, अब डेबिट साइड पे क्या अमाउंट जाके लिखेंगे? तो क्रेडिट साइड पर सेम अमाउंट, और इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर दिया। अब ये है जर्नल जर्नल का फॉर्मेट, हो गया। कितना इजी है ना? जी, नेक्स्ट कहते हैं वे पेड द फॉलोइंग बाय चेक। अब हम लोगों ने पे कर दिया, किसको पे किया होगा? कस्टमर्स को नहीं, किसको? सप्लायर्स को। अच्छा, किस किस को हम लोगों ने पे किया? कहते हैं जमाल को हम लोगों ने पेमेंट की 265 की, आफ्टर सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ रुपीज। अब यहां पर देखें, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सेटलमेंट डिस्काउंट है। सेटलमेंट डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती रहती है। ओके, सेटलमेंट डिस्काउंट की आप रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब हम लोगों ने उसको पे किए 265, लेकिन पे 265 नहीं करने थे, मैंने करने 272 थे। 7,000 रुपीज का मैंने उससे डिस्काउंट ले लिया। क्लियर? इससे यह मुराद है कि मैंने उसको पे 272 करने थे, लेकिन 7,000 का मैंने उससे डिस्काउंट लिया, और उसको कितनी अमाउंट मैंने पे कर दी? 265। अब देखें, जमाल से हम लोगों ने परचेजेस की होंगी, ये देखें 290 की परचेजेस यहाँ पे हैं, यहाँ पे कुछ रिटर्न भी हो गई, 290 में से 18 गया, बाकी कितना रह गया? 272। तो मैंने अब उसके 272 रुपीज देने थे ना, तो लेकिन मैंने उसको पे कितने किए? या तो बाकी अभी 7,000 रहता है, क्यों नहीं पे किया? डिस्काउंट मिल चुका है। ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास आया
फैसल ₹1200, तलाल 480 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹20,000। अब देखिए जो डिस्काउंट की अमाउंट है ना, ये साथ साथ आ रही है। इसी तरह जहां हम रिसीव कर रहे हैं तब भी आ रही हैं। तो हम लोग अपनी कैश बुक को ना 3 कॉलम बना सकते थे कि हमें ना डिस्काउंट्स वगैरह अलग अलग से ना रिकॉर्ड करने पड़ जाएं। अदरवाइज आपको ये जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करने पड़ती है। कैश बुक में रिकॉर्ड करना आपके लिए ज्यादा इजी होता है। कैश बुक में रिकॉर्ड करना ज्यादा इजी है। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो जर्नल जर्नल में, सिर्फ डिस्काउंट जर्नल जर्नल में जाते रहते हैं। ये बात समझ आ गई है आप लोगों को? ये बात क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे आए, 2 कॉलम रहने दें। हम लोग पे कर रहे हैं इसको, वी पेड। पे कर रहे हैं तो कौन सी साइड पे जाएंगे? पेमेंट साइड पर जाएंगे। किस किस को पे किया? जमाल को, फैसल, तलाल। अब देखें, आपने यहां पर लिख देने। अब ये जमाल, फैसल, तलाल मेरे कौन है? नहीं, कौन से सप्लायर? क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल। ओके, तो मैं यहां कौन सी डेट थी? आपने 23 लिखना है। यहां पर आपने लिख देना है क्रेडिटर, और फिर उनके नेम लिखने हैं। कौन सा? जमाल, दूसरा फैसल, तीसरा तलाल। अच्छा, किस तरह से पे कर रहे हैं? चेक, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो बैंक के कॉलम में आपने वो अमाउंट लिखनी है जो आपने पे की है। तो मैंने पे कितनी की? तो इसके लिए आ जाएगी 265। फैसल के लिए 1200 एंड तलाल के लिए। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अब ये हमारे क्रेडिटर्स थे, तो आपने पहले क्रेडिटर लिखना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ जमाल, फैसल, तलाल लिख दूं, मुझे क्या पता चलेगा कौन है? तो इस वजह से पहले लिखो कि भाई मैंने इसको परचेजेस की, मैंने इनसे परचेजेस की हुई थी, तो उनको मैं पे करने जा रहा हूँ, तो ये मेरे क्रेडिटर हैं, ये मेरे ट्रेड पेएबल्स हैं। ऑलराइट। अब आपने ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दी, लेकिन अब इसका एक इम्पैक्ट रहता है जो आपने डिस्काउंट लिया है। ये 2 ट्रांजैक्शन। अब या तो आप इसको लिख देते अपने पास कैश बुक में। अगर कैश बुक में लिखते हैं ना, तो भाई आपने जमाल के साथ जहां पर ये 265 लिखा है ना, एक तीसरा कॉलम सबसे पहले यहां पर मौजूद होता, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, वहां पर आके आपने 7,000 लिख देना था। इसी तरह से आप तलाल के साथ आते हैं और 20,000 का डिस्काउंट इस फर्स्ट कॉलम में आके लिख देते हैं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अब आप लोगों ने जाकर यहां पर जर्नल जर्नल में इनके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब यहां देखें, 23 को डिस्काउंट रिसीव किया क्रेडिटर से, तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनेगी? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नहीं, आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स, आप 2 अलग अलग एंट्रीज भी बना सकते हैं और कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं। अब कौन से क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट दिया? अब देखो, डिस्काउंट ये मेरी लायबिलिटी थी ना। लायबिलिटी जब वो मुझे डिस्काउंट देंगे तो मेरी लायबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? और अगर लायबिलिटी में डिक्रीज आए, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है, तो इसीलिए क्रेडिटर्स को डेबिट करने लगा हूं। क्रेडिटर्स जमाल एंड क्रेडिटर्स तलाल। अब इन्होंने मुझे कितना डिस्काउंट दिया है? जमाल ने और तलाल ने, और टोटल मुझे डिस्काउंट अलाउ किया, रिसीव किया? मैंने रिसीव किया। कस्टमर को अलाउ किया जाता है, सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव किया जाता है। डिस्काउंट रिसीव,
अब टोटल देखें कितना डिस्काउंट मैंने रिसीव कर लिया, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे 27,000। चलिए आप दो एंट्रीज भी लिख सकते थे, क्रेडिटर जमाल 7,000 टू डिस्काउंट रिसीव 7,000, फिर दूसरी एंट्री आ जाती है क्रेडिटर तलाल 20,000 टू डिस्काउंट रिसीव 20,000। लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही कंबाइंड एंट्री रिकॉर्ड कर दी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब जाके ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई आपकी 23rd की। क्या डिस्काउंट को क्यों किया है? क्योंकि लायबिलिटीज मेरे पास वो हो गई थी ना। एक किस्म का डिस्काउंट रिसीव करना इनकम नहीं होता। इनकम की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था ना, इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये वो एक ऐसी इनकम है जिसने मेरी लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिया। इनकम की नेचर क्या होती है? इनकम की नेचर क्या होती है? अदर इनकम क्रेडिट नेचर। क्रेडिट इसलिए तो किया है, दूसरा इनकम में इंक्रीज आया है, क्रेडिट हो जाएगा। ओके अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बॉट एंड अदर व्हीकल्स पेइंग बाय चेक इमीडिएटली ₹60 to 100। कहाँ जाएगा? 25th। न्यू कैश बुक बनाएं, यहां पर आ जाएंगे 25th। मोटर व्हीकल्स, व्हीकल्स अकाउंट कितने की? 6200 पेइंग बाय चेक 6200, बस इतनी सी इसकी ट्रांजैक्शन थी। रिसीव्ड अ लोन ₹750 कैश फ्रॉम बीबी बैंक। जी कहाँ पे जाएगा, कौन सी डेट को? 26th। लोन फ्रॉम बीबी बैंक, कैश की फॉर्म में 750, ये इधर आ गया, इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। जी क्या? एक मिनट। 28 रिसीव चेक फ्रॉम, अब किससे रिसीव करेंगे? कस्टमर्स। कौन से कस्टमर्स? जिनको क्रेडिट सेल्स की, क्या कहते हैं ऐसे कस्टमर्स को? ट्रेड रिसीवेबल या डेटर। तो ये मेरे डेटर हैं, कौन कौन? तासीर, जवाद, बस दो से, कोई बात नहीं है, एक ने नहीं दी अभी, दे देगा। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट अलाउ भी कर रहे हैं इनको, तो अभी जो अमाउंट आप लोग रिसीव कर रहे हो सिर्फ वो जाके यहाँ पे लिखना। 28 को डेटर तासीर एंड जावाद। चेक के जरिए आप लोगों ने रिसीव की अमाउंट कितनी? 65 एंड 40। अब आप लोगों ने इनको डिस्काउंट दिए, अगर ये 3 कॉलम होता ना तो डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे आपको मिल जाता। तो जितना आप तासीर को कितना डिस्काउंट दे रहे हैं आप? 6000, और जवाद को तो वो 602 आपको यहाँ पे नजर आ जाते। लेकिन अब अगर इधर नहीं है तो कहाँ जाएंगे? जर्नल में जाएंगे, यहाँ पे लेके चले। अब देखें इसकी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग क्या होगी हमारे पास? डिस्काउंट का अलाउ करना आपका एक किस्म का एक्सपेंस है, और जैसे ही आप अपना डिस्काउंट अलाउ करते हैं कस्टमर्स को, आपका एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं। ऑलराइट, तो आपके जो एसेट डेटर हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। अब आपने यहां पर रिकॉर्ड करना है डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट। अब किसको? डेटर मिस्टर तासीर एंड, अब इधर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो दो डिफरेंट एंट्रीज भी बना सकते थे।
और कंबाइंड एंट्रीज की फॉर्म में भी चल सकती है। अब देखिए तासीर को कितने का आप लोगों ने डिस्काउंट दिया, 6, और जवाद को, अच्छा अमाउंट इन ₹1000 लिख रहे थे ना हम लोग, अमाउंट इन ₹1000 है हमारे पास। ओके, आपने सोचा और हमने कर दिया, यही आप पहले सोच लेते। अच्छा यहां पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड 8। ऑलराइट, ये मैंने इसीलिए तो लिखा था कि आप सोचें, आप कुछ तो सोचें। नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन इज proprietor bring a further ₹900 into the business by payment into the business bank account। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैश बुक की रिसीट साइड पर 30th नवंबर, ओके, कैपिटल कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में, बैंक के कॉलम में गए, कितने का, तो यहाँ पे 900 आ जाएगा और ये आपकी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब अगर आप लोग देखें, अब अगर आप लोग देखें यहां, तो भाई परचेज डे बुक आपकी क्लोज है, आपको टोटल का भी पता है। इसी तरह परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स डे बुक और जर्नल, जर्नल वैसे भी हमारे पास जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में होता है। एट द एंड आप लोगों ने अपनी कैश बुक को क्लोज करना होता है ताकि हमें ये पता चल सके एट द एंड ऑफ नवंबर मेरे पास कैश कितना है और मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है। अब इसकी क्लोजिंग कैसे करनी होती है हम लोगों ने, क्या भाई आपने ना कैश का कंपैरिजन कैश के साथ करना है, कैश का कंपैरिजन कैश के साथ। आपने ना इसकी सबसे पहले रिसीट साइड का टोटल कर लेना है अपने पास, इन दोनों का टोटल, कि मेरे पास टोटल कितनी अमाउंट मौजूद है। अब देखें 13, यही टोटल आपने इस साइड पे आके लिख देना है। जो डेबिट साइड का टोटल है वही, मतलब रिसीट साइड का जो टोटल है वही आपने पेमेंट साइड पे लिख देना है। अब पूरे नवंबर के मंथ में आपके पास टोटल कैश कितना था, 1360, उसमें से कितना आप खर्च कर चुके हैं वो इसमें से माइनस कर देना। आप कितना खर्च कर चुके हैं, 290, तो 360 में से 290 खर्च कर दो, बाकी आपके पास कितनी अमाउंट बच जाती है, ये आपका इसे लिखा जाता है बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस सी डी, और पढ़ा जाता है बैलेंस कैरीड डाउन, कि एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास 1070 रुपीज कैश में मौजूद है। अब अगर आप लोग इस साइड का टोटल करें, क्या 1360 नहीं बनता, वही हम लोगों ने पहले लिखा हुआ। ओके, अच्छा अब सेम केस विद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का आप टोटल करें, यहां पर देखिए आपके पास बैंक अकाउंट का टोटल कितना हो गया है, इसका टोटल करें, गलत नहीं बता रहे, ये 15,000 है। हाँ 16, ठीक है। अब यही टोटल आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। अब इसमें से ना ये वाले एक्सपेंसेस माइनस कर दें, मतलब आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें 16005 कुछ इस तरह से, ये देखो 16005 टोटल लिख लिया करें। अब बाकी इस कॉलम में जितनी भी अमाउंट है ना इसमें से माइनस करते जाएं, -175, -130, -265, -1200, -480,
इज इक्वल टू, ये मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस है। अभी ये बैलेंस मेरे बैंक अकाउंट में मौजूद है। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 7,555। तो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे बैंक का बैलेंस 7,555 और मेरे पास कैश इन हैंड 1070 रुपीज है। ऑल राइट, आई होप कि आपको क्लोजिंग समझ आ गई है। अच्छा, अब आप लोगों को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाना आ जाता है। तो इस चैप्टर की आप लोगों ने एंड पे जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं वहां पे जाना है आप लोगों ने। और यहाँ पर एग्जांपल नंबर 13, ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल चैप्टर नंबर 2, और ये आपकी बुक का पेज है 56। अच्छा, इसमें फर्स्ट कहते हैं रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन इन रेलेवेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज इन द प्रॉपर फॉर्मेट। एटी प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। मैंने आपको बता दी 2 कॉलम, आपने बिल्कुल वैसे ही करने। अब अगर कोई डिस्काउंट्स होंगे तो आप लोगों ने जर्नल में जाके रिकॉर्ड कर देने। आपने इनके सॉल्यूशंस को नहीं देखना, सॉल्यूशंस देखे बगैर आप लोगों ने ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बना कर आनी है। इनमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझ आ रही, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ट्राई कर लेना इन चीजों को। टोटल कितनी एग्जांपल्स हैं, ये सारी करनी है आपने। 13, 14, 15 एंड 16, ये 4 एग्जांपल्स आप लोगों की होम असाइनमेंट है जो कि मैं चेक करूंगा इधर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।